हे एवरीवन, नमस्ते। तो हम कंटिन्यू कर रहे हैं अपनी इनकम टैक्स सीरीज़ फॉर द असेसमेंट ईयर 25-26। इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल देन प्लीज़ मेक श्योर टू हिट द सब्सक्राइब बटन एंड प्रेस द बेल आइकन एंड लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। तो आज के लेक्चर में हमें डिस्कस करना है पूरा इनकम फ्रॉम सैलरी। बिफोर स्टार्टिंग इनकम फ्रॉम सैलरी मैं आपको हल्का सा रिमाइंड कर देती हूँ कि हमने 5 हेड्स ऑफ इनकम पढ़े हुए थे ग्रॉस टोटल इनकम में। अच्छा, अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हैं ना, तो मैंने प्लेलिस्ट का पूरा लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप पहले वो देख लेना, ठीक है, ताकि आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर रहें और फिर आप इनकम फ्रॉम सैलरी स्टार्ट कर सकते हो। तो हमने क्या पढ़ा था, इनकम टैक्स में जो इनकम होती है वो इनकम कहाँ से आती है, 5 सोर्सेज से आती है। 5 सोर्सेज में पहला सोर्स था आपका सैलरी, उसके बाद आपका क्या था, हाउस प्रॉपर्टी। अगर आपने कोई अपना हाउस प्रॉपर्टी लेट आउट किया है, रेंट पे दिया है, तो वो पीजीबीपी मतलब प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, अगर बिजनेस से कोई प्रॉफिट हो रहा है, प्रोफेशन से कोई गेन हो रहा है। कैपिटल गेन, अगर आपने कोई कैपिटल एसेट सेल किया है, उससे कोई गेन हुआ है। या फिर अदर सोर्सेज, जैसे कि लॉटरी जीत गए, इंटरेस्ट इनकम आई एंड ऑल दैट, ठीक है। तो ये 5 हेड्स ऑफ इनकम होते हैं, बहुत मेन होते हैं, यही आपका क्रक्स होता है इनकम टैक्स का। तो फिर हमें आज स्टार्ट करना है कि इनकम फ्रॉम सैलरी क्या होता है। ये सबके सेपरेट चैप्टर्स हैं, तो आज हम स्टार्ट करेंगे बेसिक से कि इनकम फ्रॉम सैलरी क्या होता है, फिर धीरे धीरे एक एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे अलग अलग लेक्चर्स में, और फाइनली इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी करते रहेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इनकम फ्रॉम सैलरी। कंडीशन क्या होती है टैक्सेबिलिटी की, सबसे पहले देयर मस्ट बी एन एम्प्लॉयर एम्प्लॉई रिलेशनशिप। हम इनकम फ्रॉम सैलरी तभी कंसिडर करेंगे अगर एक एम्प्लॉयर है, एक एम्प्लॉई है और उनमें एम्प्लॉयर एम्प्लॉई रिलेशनशिप है। तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉई को जो भी रेम्यूनरेशन पे कर रहा होगा, हम कहेंगे कि वो सैलरी पे कर रहा है। इसमें आपके वेजेस वगैरह सब कुछ आ जाते हैं, ऐसा वेजेस और सैलरी को अलग अलग बाइफिकेट नहीं करना है इसमें। द पेमेंट मस्ट बी फॉर सर्विसेज रेंडर्ड, सर्विसेज टू बी रेंडर्ड, ठीक है, सर्विसेज टू बी रेंडर्ड, सर्विसेज रेंडर्ड और टू बी रेंडर्ड, कि या तो आपने कोई सर्विसेज दे दी हैं ऑलरेडी, या तो आप बाद में सर्विसेज प्रोवाइड करने वाले हो, ऐसा कुछ भी है तो उस पे जो भी आपको रेम्यूनरेशन मिलना है, दैट इज़ योर सैलरी। सैलरी इज टैक्सेबल ऑन अक्रूवल और रिसिट बेसिस विच एवर इज़ अर्लियर। देखो, हम जब अकाउंटिंग पढ़ते हैं ना, फिनेंशियल अकाउंटिंग, तो हम क्या पढ़ते हैं कि हम इंडिया में अक्रूवल कॉन्सेप्ट फॉलो करते हैं कि अगर मेरी सैलरी ड्यू हो गई तो हम मान लेंगे, हम उसकी एंट्री कर देंगे। सेम यहाँ पे भी वही हिसाब है, अगर रिसीव हो गई है तो भी हम उसको कंसिडर करेंगे, अगर अक्रू हुई है मतलब कि ड्यू हो गई है बट रिसीव नहीं हुई है। जैसे कि आपकी सैलरी की डेट थी 1, ठीक है, तो मान लो 1 जून चल रहा है, ठीक है, 1 जून चल रहा है, तो 1 जून को आपको सैलरी ड्यू हो गई, रिसीव नहीं हुई है, बट 2 जून को हम ये मान लेंगे कि मेरी सैलरी आ गई है मतलब एक्चुअल में रिसीव नहीं हुई बट वो ड्यू हो गई, अक्रू हो गई, तो वो टैक्सेबल हो गई, ठीक है। तो टैक्सेबल किस बेसिस पे होती है, पहली बात तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप होना चाहिए, दूसरी चीज़ आपने कोई सर्विसेज रेंडर की हो या सेंड करने वाले हों, और आपकी रिसिट या अक्रूवल में से जो भी पहले है उसके बेसिस पे टैक्सेबिलिटी होती है आपकी। सैलरी इंक्लूड्स ऑल द अमाउंट्स रिसीव्ड बाय एन एम्प्लॉय फ्रॉम एन एम्प्लॉयर फॉर रेंडरिंग सर्विसेज। इट इज़ कौन से सेक्शन में चार्जेबल होता है, सेक्शन 15 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 में सैलरी इज़ चार्जेबल, ठीक है। अब सैलरी में कौन कौन से कॉम्पोनेंट्स आते हैं, सबसे मेन बात, तो ये हैं आपके 5 कॉम्पोनेंट्स, 4 भी मान सकते हो। सबसे पहले आपका आता है बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी जो सबको मिलती ही है, बेस सैलरी होती है, इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं होती। क्वेश्चन में डायरेक्टली दिया होगा आपके कि 12 लाख आपकी पर एनम बेसिक सैलरी है, या फिर मान लो ऐसे दिया हुआ है 50,000 पर मंथ, ठीक है, तो आपको बस इसको इंटू 12 कर देना है। आपको बेसिक सैलरी में कोई कैलकुलेशन नहीं करना है, पूरी पूरी टैक्सेबल होती है, ठीक है। इसके बाद आते हैं अलाउंसेस पे। अलाउंसेस क्या होते हैं, जैसे कि आपको बेसिक सैलरी के ऊपर अगर कोई और अमाउंट मिल रहा है किसी स्पेसिफिक काम के लिए, जैसे कि मेडिकल अलाउंस या फिर बच्चों की पढ़ाई के लिए कोई अलाउंस मिल रहा है। आपने सबसे फेमस सुना होगा HRA या DHRA सुना होगा, डियरनेस अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस, तो ये अलग अलग तरह के अलाउंस होते हैं। अच्छा, इसकी टैक्सेबिलिटी क्या होती है, कुछ अलाउंसेस ऐसे होते हैं जो पूरे पूरे टैक्सेबल होते हैं, कुछ पूरे पूरे एग्जेम्प्ट होते हैं, कुछ आधे टैक्सेबल होते हैं, तो उनकी टैक्सेबिलिटी हमें एक एक करके पढ़नी है, ठीक है। बेसिक सैलरी में तो हमें कुछ भी नहीं पढ़ना है, एज इट इज़ क्वेश्चन में लिखा होता है। अलाउंसेस हमें पढ़ने हैं कि कौन सा टैक्स पे किस पे टैक्स लगेगा, किस पे टैक्स आधा लगेगा, किस पे नहीं लगेगा, ठीक है। फिर आते हैं परक्यूसिट्स पे। परक्यूसिट्स या फिर इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं पर्क्स।
पर्क्स का मतलब कि अगर आपको सैलरी और अलाउंस के ऊपर कुछ मिलता है, मतलब कि कह लो कि इन काइंड मिलता है। अलाउंस में क्या मिलता है, आपको उस चीज़ के लिए पैसे मिल जाते हैं किसी स्पेसिफिक काम के लिए, और अगर आपको वो सीधे सीधे बेनिफिट मिल जा रहा है देन दैट इज़ अ पर्क। मतलब अगर आपको मेडिकल फैसिलिटी के लिए कोई पैसे मिल रहे हैं, मान लो आपको 15,000 रुपये मिल रहे हैं, ठीक है, 15,000 रुपये मिल रहे हैं आपको अपना ट्रीटमेंट कराने के लिए, देन दैट इज़ योर मेडिकल अलाउंस। अगर आपका मेडिकल ट्रीटमेंट ही करवा दिया जा रहा है देन दैट इज़ मेडिकल बेनिफिट, वो आपका पर्क हो जाता है, ठीक है। अगर आपको कार ख़रीदने के लिए पैसे मिल रहे हैं, या फिर कार के जो भी एक्सपेंसेस होते हैं उसके लिए पैसे मिल रहे हैं, पेट्रोल के लिए, शॉफर के लिए, वॉटेवर, उसको बोलेंगे कार अलाउंस। अगर आपको कार ही मिल जा रही है ऑफिस की तरफ से देन दैट इज़ अ पर्क। आई होप आपको समझ में आ गया होगा इतना। इसके बाद होता है प्रॉफिट्स इन ल्यू ऑफ सैलरी और बेनिफिट ऑन रिटायरमेंट। इसको कई बार ना सिनोनिमसली भी यूज़ करते हैं, पर हल्के हल्के से डिफरेंस होते हैं। तो प्रॉफिट्स इन ल्यू ऑफ सैलरी क्या 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 मतलब होता है, देखो प्रॉफिट वर्ड यूज़ किया है, मतलब सैलरी के ऊपर ये जितने भी सैलरी के बेसिक कंपोनेंट्स थे इन सारों को छोड़ दो अगर, और उसके बाद एम्प्लॉयर किसी भी तरह का कोई पैसा एम्प्लॉय को देता है देन दैट इज़ प्रॉफिट्स इन ल्यू ऑफ सैलरी। इसमें क्या क्या आता है वो भी हम आगे देखेंगे। और बेनिफिट्स ऑन रिटायरमेंट मतलब क्या, जब कोई पर्सन रिटायर हो रहा है, कोई इंडिविजुअल रिटायर हो रहा है, तो रिटायरमेंट पे हमें पता है हमें बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, जैसे कि पीएफ पता होगा आपको, पीएफ सुना होगा आपने, पेंशन सुना होगा आपने। इसको छोड़ के कुछ कुछ और चीज़ें होती हैं, अर्न कैश, अर्न लीव। अर्न लीव का मतलब कि आपकी लीव्स बची हुई थी जो आपने नहीं ली तो उसको आप इनकैश करा सकते हो। ग्रेच्युटी मिलती है, अगर नहीं भी पढ़ा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे हम एक एक चीज़ें पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं आपके सैलरी के। बेसिक सैलरी, हमें इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं करनी है तो कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना। अलाउंसेस हमें पढ़ने हैं, पर्क्स पढ़ने हैं, प्रॉफिट्स इन लिeu ऑफ सैलरी में भी ऐसा कुछ नहीं है, थोड़ा बहुत पढ़ना है। ये ना पूरा पूरा टैक्सेबल होता है, तो जो भी चीज़ें पूरी टैक्सेबल होती हैं उसमें हमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना होता। क्वेश्चन में दिया है 5 लाख तो 5 लाख टैक्सेबल, क्वेश्चन में दिया है 50,000, 50,000 टैक्सेबल। हमें किस में दिमाग लगाना होता है, किस में कैलकुलेशन करनी होती है, जैसे अलाउंसेस हो गए, पर्क्स हो गए, बेनिफिट्स ऑन रिटायरमेंट हो गए। इसमें क्या होता है ना, कुछ पार्ट पे टैक्स लगता है, कुछ पार्ट पे टैक्स नहीं लगता, और सबके अलग अलग प्रोविजंस होते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अलाउंसेस, अब अलाउंसेस में क्या बता रहा है, एन अलाउंस इज अ फिक्स्ड मॉनेटरी अमाउंट पेड बाय द एम्प्लॉयर टू द एम्प्लॉई फॉर मीटिंग सर्टेन एक्सपेंस, की कोई स्पेसिफिक एक्सपेंस पे करने के लिए अलाउंस दिए जाते हैं, मॉनेटरी फॉर्म में होते हैं, ठीक है। अब अलाउंस 3 टाइप के होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था, फुल्ली टैक्सेबल। क्वेश्चन में अगर लिखा हुआ है 50,000 रुपये मिला तो पूरा पूरा 50,000 टैक्सेबल है, इसको क्या बोलेंगे, फुल्ली टैक्सेबल। इसके बाद है पार्शियली टैक्सेबल। पार्शियली टैक्सेबल मतलब इसका कुछ पार्ट टैक्सेबल है, कि मान लो 20,000 टैक्सेबल है और 30,000 एग्जेम्प्ट है, या 10,000 टैक्सेबल है, 40,000 एग्जेम्प्ट है, ठीक है। इसको बोलेंगे क्या, पार्शियली टैक्सेबल। और फिर होता है आपका फुल्ली एग्जेम्प्ट, कि 50,000 मिला पूरा पूरा पे, मतलब पूरा ज़ीरो पे टैक्स लगा है, पूरा पूरा 50,000 आपका क्या है, एग्जेम्प्ट है। ये क्या होते हैं, फुल्ली एग्जेम्प्ट अलाउंस। तो अलाउंसेस आपके 3 टाइप के होते हैं। ये मैं शॉर्ट में इसलिए कर देती हूँ कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अपने नोट्स के लिए आगे, ठीक है। अब देखो फुल्ली टैक्सेबल अलाउंसेस में क्या क्या होते हैं। These allowances are fully added to the salary and taxable, ठीक है। डियरनेस अलाउंस सबसे मेन अलाउंस है, ये याद होना चाहिए आपको। डियरनेस अलाउंस इज़ अ फुल्ली टैक्सेबल अलाउंस, क्वेश्चन में गिवन ही होता है। इसके बाद है आपका सिटी कॉम्पेंसेटरी अलाउंस, ये सब का मतलब भी हल्का हल्का बता देती हूँ। डियरनेस अलाउंस आपको मिलता है आपका इन्फ्लेशन रेट बीट करने के लिए। सिटी कॉम्पेंसेटरी अलाउंस एज द नेम इंडिकेट्स, अगर आपका ट्रांसफ़र हो रहा है किसी दूसरी सिटी में हो रहा है, मान लो एक्सपेंसिव है, जैसे आप मान लो दिल्ली से मुंबई चले गए, तो मुंबई के लिविंग एक्सपेंसेस या बैंगलोर के लिविंग एक्सपेंसेस थोड़ा ज़्यादा हैं, ठीक है। तो आपको उसके लिए एक अलाउंस मिल जाता है सिटी कॉम्पेंसेटरी अलाउंस नाम से। ओवर टाइम अलाउंस, अगर आप ओवर टाइम कर रहे हैं। वार्डन हॉस्टल अलाउंस, सब नाम से पता चल रहा है। सर्वेंट अलाउंस, सर्वेंट रखने के लिए। टिफ़िन या मील अलाउंस, यूनिफॉर्म अलाउंस, ठीक है। ये सारे आपके क्या होते हैं, फुल्ली टैक्सेबल, जितना मिला है पूरा पूरा टैक्सेबल होता है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं पार्शियली एग्जेम्प्ट अलाउंस पे। अब देखो इसमें हमें कोई दिमाग नहीं लगाना होता, जैसे क्वेश्चन में लिखा है ना एज इट इज़, हमें आंसर में छाप देना होता है बस, कि डियरनेस अलाउंस 50,000 का था, 50,000 पर टैक्स लगेगा। बस आपको याद होना चाहिए, और बेसिक याद होना चाहिए कि डियरनेस अलाउंस, सिटी कॉम्पेंसेटरी अलाउंस, ये 2 बहुत मेन है, ये दोनों तो याद रहने चाहिए कि ये फुल्ली टैक्सेबल होते हैं, ठीक है। पार्शली टैक्सेबल अलाउंस क्या होते हैं, दीज आर टैक्सेबल आफ्टर एग्जेम्पशंस, की थोड़ी सी उसमें एग्जेम्पशन मिलती है, छूट मिल जाती है, और फिर टैक्सेबल होते हैं। इसकी एग्जाम्पल देख लो। अच्छा,
इसके एग्जाम्पल याद होने चाहिए, जितने मेन अलाउंसेस हैं ना वो आपको याद होना चाहिए कि आपको क्वेश्चन देखते ही क्लिक कर जाए कि कौन से अलाउंस पे टैक्स लगना है पूरा पूरा, कौन से अलाउंस पे हमें कैलकुलेशन करने के बाद एग्जेम्प्ट करने के बाद टैक्स लगाना है। ठीक है, तो इसमें आपका सबसे मेन होता है हाउस रेंट अलाउंस, दैट इज़ HRA, कि अगर आपको आपने घर किराए पे लिया हुआ है तो वो रेंट पे करने के लिए आपको HRA मिलता है। अगर आपके बच्चे स्कूल में हैं तो चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस मिलता है, हॉस्टल बच्चों की हॉस्टल के लिए मिलता है हॉस्टल एक्सपेंडिचर अलाउंस, ट्राइबल एरिया, रिमोट एरिया अलाउंस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारे होते हैं, आपको सारे नहीं याद करने होते, कुछ बेसिक पार्शली एग्जेम्प्ट अलाउंसेस पता होने चाहिए जो मेन होते हैं, जैसे HRA, चिल्ड्रन एजुकेशन, हॉस्टल एक्सपेंडिचर, बेसिक, तो वो हम पढ़ेंगे, पढ़ते पढ़ते खुद ही याद हो जाता है। तो इसके लिए भी परेशान मत होना कि ये कैसे याद करेंगे कि कौन सा फुली टैक्सेबल है, कौन सा पार्शली एग्जेम्प्ट है, ये सब अपने आप याद हो जाता है जैसे जैसे हम पढ़ते रहेंगे। ठीक है, बस आप लेक्चर्स के साथ कंसिस्टेंट रहना। ठीक है, नेक्स्ट है फुल्ली एग्जेम्प्ट अलाउंस। दिस इज़ वन थिंग जो आपको एज इट इज़ लर्न कर लेनी है, क्योंकि ये एकदम लिस्ट होती है, इसमें 4-5 अलाउंसेस होते हैं जो पूरे एग्जेम्प्ट होते हैं, इस पर बिल्कुल भी टैक्स नहीं लगता। कौन कौन से होते हैं? अलाउंसेस पेड टू UN एम्प्लॉयज़, मतलब यूनाइटेड नेशंस का अगर कोई एम्प्लॉई है तो उसको कोई अलाउंस मिल रहा है, पूरा एग्जेम्प्ट है। याद रखना, पूरी सैलरी नहीं एग्जेम्प्ट है उसकी, अलाउंस एग्जेम्प्ट है। अगर किसी भी तरह का कोई अलाउंस मिला है किसी UN के एम्प्लॉई को तो वो एग्जेम्प्ट है। फॉरेन सर्विस अलाउंस फॉर इंडियन सिटीजन्स वर्किंग अब्रॉड। ठीक है, अगर आप फॉरेन सर्विसेज में हैं, गवर्नमेंट सर्विसेज में, फॉरेन सर्विसेज में हैं और आपको कोई अलाउंस मिलता है दैन दैट इज़ ऑल्सो एग्जेम्प्ट। ये सेम पॉइंट यहाँ पे भी है ऑलमोस्ट। अलाउंसेस टू गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ वर्किंग अब्रॉड, की जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ बाहर हैं उनको जो भी अलाउंस मिलता है वो एग्जेम्प्ट होता है। अलाउंस टू हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट जजेस, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जजेस को जो अलाउंस मिलता है वो भी पूरा एग्जेम्प्ट होता है। एक और पॉइंट है, इसमें मिस हो गया होगा, जो MPs MLAs होते हैं ना उनको भी जो अलाउंस मिलता है, बेसिकली मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को जो अलाउंस मिलता है वो भी पूरा एग्जेम्प्ट होता है। ठीक है, तो फुल्ली एग्जेम्प्ट की आप लिस्ट बस याद कर लीजिएगा, और वो भी थ्योरेटिकल क्वेश्चंस के लिए, क्योंकि आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में ना कभी भी आप नहीं देखोगे कि कोई फुल्ली एग्जेम्प्ट अलाउंस दे रखा है, हमेशा आपको फुली टैक्सेबल और पार्शियली एग्जेम्प्ट ही मिलेगा। फुली एग्जेम्प्ट आपको बस इसलिए पता होना चाहिए कि मान लो आपका कोई थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ गया अलाउंस पे, तो आप फिर पूरा डिफाइन करोगे ना कि अलाउंस क्या होता है, कितने टाइप के होते हैं और उसके एग्जाम्पल्स, तो इसलिए आपको पता होना चाहिए। ठीक, अब आते हैं पर्क यूसेज पे या पर्क पे। पर्क क्या होता है? इट इज़ अ बेनिफिट और एमिनिटी प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर टू द एम्प्लॉय इन एडिशन टू सैलरी। सैलरी के ऊपर अगर आप कोई बेनिफिट दे रहे हो, देखो यहाँ पे मॉनेटरी नहीं लिखा हुआ है, अलाउंस में लिखा हुआ था साफ कि फिक्स्ड मॉनेटरी अमाउंट। पर्क्स आपको मॉनेटरी फॉर्म में मिले ये ज़रूरी नहीं है। तो यहाँ पे आपका क्या एग्जाम्पल हो गया? रेंट फ्री अकोमोडेशन, कि आपको घर दे दिया गया, रेंट फ्री अकोमोडेशन। देखो अलाउंस था तो आपको हाउस रेंट अलाउंस मिल रहा था कि घर का किराया पे करने के लिए अलाउंस मिल रहा है, यहाँ आपको घर ही दे रहे हैं। अब ऐसा नहीं है कि घर फ्री में दे देते हैं, उसका कुछ डिडक्शन होता है। ठीक है, तो हमें इसकी भी वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ती है कि रेंट फ्री तो आपको मिल गया अकोमोडेशन, बट ऐसा नहीं है कि उस पर बिल्कुल भी टैक्स नहीं लगेगा, किसी पार्ट पे तो टैक्स लगेगा। तो ये सब कैलकुलेट करना हम सीखेंगे। या आपको कोई मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड की, आपको डोमेस्टिक सर्वेंट्स प्रोवाइड किए गए हैं डायरेक्टली। इसमें भी हमने ऊपर देखा था अलाउंस में क्या लिखा था? सर्वेंट अलाउंस। तो सर्वेंट रखने के लिए अगर आपको पैसे दे रहे हैं देन दैट इज़ एन अलाउंस, लेकिन अगर आपको सीधे डोमेस्टिक हेल्प ही प्रोवाइड कर दी जा रही है देन दैट इज़ अ पर्क। अब हमें कैसे पता चलेगा मैम कि अलाउंस है या पर्क है? तो कुछ भी नहीं, अलाउंस के आगे हमेशा अलाउंस लिखा होता है। ठीक है, तो अगर अलाउंस नहीं लिखा है मतलब वो अलाउंस नहीं है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। प्रॉफिट्स इन लिeu ऑफ सैलरी। एनी पेमेंट रिसीव्ड इंस्टेड ऑफ सैलरी और इन एडिशन टू सैलरी इज कॉल्ड प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी। इसके क्या क्या एग्जाम्पल हैं जो टैक्सेबल होते हैं? पूरे कॉम्पनसेशन फॉर टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉय। आजकल आप लोग देख रहे होंगे, आजकल क्या हमेशा ही कई बार होता है, कुछ रिसेशन आया है अगर इकोनॉमी में या कुछ और ऐसा हो रहा है तो ले ऑफ्स बहुत होते हैं। ठीक है, और जब भी ले ऑफ होता है ना तो आप हर समय तो नहीं बट मोस्टली अगर आप बिना पर्पस के किसी एम्प्लॉय को निकाल रहे हो तो आप उसको कुछ कॉम्पनसेट करते हो। उसको क्या बोलेंगे? कॉम्पनसेशन फॉर टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, कि आपने अभी टाइम नहीं था बट आपने टर्मिनेट कर दी सारी एम्प्लॉयमेंट टर्म्स तो आपको कॉम्पनसेशन पे करना पड़ा। दैट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी। ठीक है, या फिर आप एम्प्लॉयमेंट के टर्म्स मॉडिफाई कर रहे हो जिसमें एम्प्लॉय का बेनिफिट नहीं हो रहा। अगर एम्प्लॉय का बेनिफिट हो रहा है तब तो ठीक है, कॉम्पनसेशन की क्या ज़रूरत है, बट अगर उसका बेनिफिट नहीं हो रहा, उसका लॉस हो रहा है इंस्टेड, इन दैट केस यू आर सपोज टू पे स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ कॉम्पनसेशन टू द एम्प्लॉय। फिर है आपका अनरिकग्नाइज प्रोविडेंट फंड में अगर कोई पेमेंट है तो कीमन इंश्योरेंस पॉलिसी के अंडर कोई पेमेंट की गई है, या फिर अमाउंट रिसीव फ्रॉम एम्प्लॉयर बिफोर ज्वाइनिंग। स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करने से पहले अगर उसको कोई
अमाउंट रिसीव हुआ है जो साइनिंग बोनस टाइप का या फिर रेजिग्नेशन के बाद फाइनल सेटलमेंट टाइप का, तो ये सब होता है आपका क्या, प्रॉफिट्स इन ल्यू ऑफ सैलरी, पूरा टैक्सेबल होता है। देन लास्टली विल कम टू रिटायरमेंट बेनिफिट्स। रिटायरमेंट बेनिफिट्स में क्या क्या होता है आपका, ग्रेच्युटी, लीव इनकैशमेंट। वही लीव इनकैशमेंट मतलब क्या कि आपकी मान लो साल में जितनी भी लीव्स होती थी, आपकी 10 लीव्स बची हुई थी जो आपने नहीं ली, तो आप क्या बोलोगे, रिटायर जब होगे तो आप कहोगे कि मेरी ना 10 लीव्स को इनकैश कर दो, या फिर आपकी अब तो रिटायर हो रहे तो बहुत सारी लीव्स हो सकती है, मान लो 20 लीव्स थी, तो आपने कहा 20 लीव्स का जितना सैलरी बनती ना उतना इनकैश कर दो, तो उसको बोलते हैं लीव इनकैशमेंट। पेंशन आपको पता है, वॉलंटरी रिटायरमेंट कॉम्पनसेशन क्या होता है कि अभी आपका रिटायरमेंट की एज नहीं थी बट आपने वॉलंटरीली रिटायरमेंट ले ली, तो उसके लिए आपको कॉम्पनसेशन मिल जाता है। ग्रेच्युटी इज़ काइंड ऑफ अ गिफ्ट, ग्रेच्युटी एक्ट में कवर्ड होता है, तो अगर आपको ग्रेच्युटी मिल रही है, ये भी पूरा एक लमसम में एक बिग अमाउंट मिलता है आपको, तो अगर आपको ग्रेच्युटी मिल रही है, सब रिटायरमेंट बेनिफिट्स होते हैं। इन सब की टैक्सेबिलिटी अलग अलग होती है, हमें सारे पॉइंट्स अलग अलग पढ़ने हैं, ठीक है, प्रॉपर डिटेल में। आज के लेक्चर में नहीं पढ़ेंगे, धीरे धीरे आगे पढ़ेंगे। आज मैं आपको जिस्ट दे रही हूँ पूरा कि इस इनकम फ्रॉम सैलरी में पढ़ते क्या है। तो अब हमने सारे कंपोनेंट्स देख लिए, अब हम देखेंगे कि सैलरी का एक्चुअल सैलरी स्लिप बनाते कैसे हैं हम। तो ये देखो, ये होता है आपका फॉर्मेट फॉर द कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम सैलरी। आपको इधर अमाउंट लिखना होता है एक साइड, और एक साइड आपको पर्टिकुलर्स। अब सैलरी में आपका क्या होगा, बेसिक सैलरी, ये सब बहुत एक्स्ट्रा लिखा हुआ है, इतना होता नहीं है, अभी मैं आपको शॉर्ट में भी बना के दिखाऊंगी आपको। कमीशन, पेंशन, ग्रेच्युटी, अलाउंसेस में आपके अलाउंसेस लिखे हैं, पर्क्स लिखे हैं, प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी लिखी है। इसके बाद आपका लिखा है ग्रॉस टैक्सेबल सैलरी। क्या ग्रॉस टैक्सेबल सैलरी पे टैक्स लगता है? नहीं, वो ग्रॉस है अभी। इसमें से माइनस होता है आपका स्टैंडर्ड डिडक्शंस अंडर सेक्शन 16, जिसमें आपका होता है स्टैंडर्ड डिडक्शन। 50,000 का डिडक्शन पहले था, अब आपको 75,000 का डिडक्शन मिलने लगा है। तो आपकी जितनी भी ग्रॉस सैलरी आएगी ना, उससे 75,000 आप एज इट इज़ माइनस कर दोगे। इसके बाद एंटरटेनमेंट अलाउंस गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को मिलता है, इसकी भी आगे बात करेंगे, और प्रोफेशनल टैक्स वगैरह कुछ है, तो ये सब माइनस करके आपका आ जाता है नेट टैक्सेबल सैलरी, जिस पर एक्चुअल में टैक्स लगेगा, ठीक है। इसके बाद क्या आता है, नेट टैक्सेबल सैलरी। आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। इस पे टैक्स लगता है, ठीक है। अब मैं आपको एक रफ फॉर्मेट बना के दिखाती हूँ। इसमें तो बहुत ज़्यादा कंपोनेंट्स थे, तो ये देख के परेशान नहीं होना बिल्कुल। बेसिक सैलरी, ये तो आपके क्वेश्चन में होगी ही। इसके बाद हाउस रेंट अलाउंस, कुछ चीज़ें और ऐड कर देती हूँ। बोनस, डियरनेस अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस, मील मतलब क्या ये अलाउंस है? नहीं, मैंने इसके आगे अलाउंस नहीं लिखा है, मतलब ये पर्क है, ठीक है, मील। और मान लो आपको कार मिली है एक ऑफिस की तरफ से, तो कार हो गया, बस फिलहाल इतना ही रखते हैं, ठीक। टोटल किया, आपके पास ग्रॉस सैलरी आ गई, इसमें से मैंने माइनस किया स्टैंडर्ड डिडक्शन, कितना, 75,000, और उसके बाद माइनस करके मेरी नेट सैलरी आ गई। सिंपल ऐसे क्वेश्चन करते हैं, ये आपका मेन क्वेश्चन ऐसे सॉल्व होता है। अब इसमें क्या है, बेसिक सैलरी में क्या हमें कोई कैलकुलेशन करनी है? नहीं करनी है। बोनस में कोई कैलकुलेशन करनी है? नहीं, एज इट इज़ जैसे क्वेश्चन में लिखा होगा वैसे ही लिख देना है। डियरनेस अलाउंस अभी हमने पढ़ा, फुल्ली टैक्सेबल होता है, जैसे क्वेश्चन में लिखा होगा एज इट इज़ लिख देना है। बस अगर कोई चीज़, इसका ध्यान देना है, अगर कोई चीज़ मंथली लिखी है तो आप उसको इंटू 12 करके लिखोगे, क्योंकि टैक्स आपका इनकम टैक्स साल में एक बार लगता है, साल पे, महीने पे नहीं लगता, ठीक है। HRA, अभी मैंने पढ़ा कि HRA क्या होता है, पार्शियली टैक्सेबल अलाउंस होता है, तो हम यहाँ पे लगाएंगे स्टार, और फिर हम अपने वर्किंग नोट्स बनाएंगे, ठीक है। वर्किंग नोट्स में हम यहाँ पे HRA कैलकुलेट करके दिखाएंगे कि कितना टैक्सेबल है, और फाइनल कैलकुलेट करने के बाद जो फाइनल अमाउंट आएगा उसको यहाँ पे लिखेंगे आंसर में, ठीक है। मील एक परक्यूसिट है, अगेन इसको हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। वर्किंग नोट का सेकेंड पार्ट हम मील कैलकुलेट करेंगे, फाइनल टैक्सेबल जो अमाउंट आएगा उसको यहाँ लिखेंगे। कार परक्यूसिट है, इसको भी हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। यहाँ पे जाएंगे वर्किंग नोट में, कार कैलकुलेट करेंगे कितना अमाउंट टैक्सेबल है, और फिर यहाँ पे आके नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है। बात समझ में आई? दिस इज़ योर फाइनल आंसर। अभी आपको जितनी शीट दिख रही है ना, ये आपका फाइनल सैलरी शीट है, ये आपका आंसर ऐसे दिखना चाहिए, ठीक। इसके बाद आपने जो जो स्टार्स लगाए हैं यहाँ पे आप ऐसे कर सकते हो, 1 2 3, ठीक है। और यहाँ पे आप वर्किंग नोट्स में 1 2 3 दे दो, और इसको आप सॉल्व करके वर्किंग नोट में लिखाओगे। यहाँ पे आपको
पूरा स्क्रिबल करके नहीं दिखाना होता है कि आप अपने सैलरी शीट में ही स्क्रिबल करके और हौच पौच करके दिखाओ, ठीक है। सो ये पूरा आपका कॉन्सेप्ट था इनकम फ्रॉम सैलरी का। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। बाकी हम एक एक कॉन्सेप्ट आगे के लेक्चर्स में देखते रहेंगे कि अलाउंस क्या होता है, कैसे कैलकुलेट करते हैं, पर्क्स, रिटायरमेंट बेनिफिट्स एट्सेट्रा, ठीक है। तो अगर इतने टॉपिक में कोई डाउट हुआ हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, और अगर लेक्चर पसंद आया हो देन प्लीज़ गिव दिस वीडियो अ थम्स अप एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स।